जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद पर। उम्मीद करता हूं आपसे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एम एस एक्सेल का पार्ट 18। एम एस एक्सेल ही वो टॉपिक है, एम एस वर्ड ही वो टॉपिक है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएंगे। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हो भी रही हैं तो ये खुश होने वाली बात है, ना कि परेशान होने वाली बात। सर कितनी क्लासेस और होंगी? तो लगभग मैं आपको बता दूं कि दो, है ना। लगभग दो क्लासेस आपके और होंगे और इसमें आपका जो एम एस एक्सेल है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ एक अच्छे लेवल का एक्सेल आप यहाँ पर कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। मैं बहुत अच्छा हूँ। आज हमारी मुलाकात होली के बाद सीधे अब हो रही है। कायदे में कल होनी थी, लेकिन कल यूपी पुलिस की प्री मेडिकल था ऑफिस में, आप सभी ने देखा होगा वीडियोस वगैरह के माध्यम से। तो उसमें व्यस्त होने के कारण मैं कल क्लास नहीं ले पाया। लेकिन अब हमारी क्लास आज से यहाँ पर शुरू हो रही है और फिर अब ये रेगुलर आपकी बनी रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, अभी नहीं जुड़ पाए हैं, दिखाना। वेरी गुड, है ना। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। लगभग ज़्यादातर बच्चों के पास बुक पहुंच चुकी होगी। जिन बच्चों के पास नहीं पहुंची है, कुछ दिनों में बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। और देखो, आप में से पहले मुझे ये बता दो कि आप में से ऐसे कितने दोस्त हैं, कितने साथी हैं जिनका यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना। क्योंकि देखो, होता क्या है कि जब भी कोई रिजल्ट आता है, जब भी कोई रिजल्ट आता है तो हमेशा ही जिन लोगों का हो जाता है उन्हें बहुत खुशी होती है, लेकिन जिन लोगों का नहीं हो पाता उनके ऊपर एक पहाड़ टूटता है। और जब कोई बच्चा फाइनल से आउट होता है तो वो सच में वो दर्द मतलब बयां नहीं किया जा सकता। उस दर्द को वही बच्चा महसूस कर सकता है जिसे पूरी उम्मीद थी उसका सिलेक्शन होगा, और वो पॉइंटों में रह जाता है, वो एक नंबर से रह जाता है, वो आधे नंबर से रह जाता है। तो उस दर्द को वो किसी को समझा नहीं सकता। और अगर कोई सामने वाला कहे भी कि मैं समझ रहा हूं, तो भाई तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि जो मेहनत उस व्यक्ति ने की है, जो दिन रात मेहनत उस लड़के ने की है, उस लड़की ने की है अपनी नौकरी पाने के लिए, और जब वो सभी बच्चे रह जाते हैं फाइनल से, तो वो दर्द सच में सामने वाला नहीं समझ सकता। लेकिन अब उस दर्द को हम कब तक अपने साथ लेकर के बैठे रहेंगे? हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो हम उस दर्द को लेकर बैठे रहें, है ना, कि मेरा एक नंबर से नहीं हुआ, मेरा 1.5 नंबर से नहीं हुआ, मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ, आधे नंबर से नहीं हुआ। एक दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपनी सारी हिम्मत को जुटाएं और एक बार फिर उठ खड़े हों, और तब तक लड़ें जब तक हम जीत ना जाएं। क्योंकि एक चीज इस समाज की, इस जमाने की सबसे बुरी है कि सिर्फ और सिर्फ सफलताओं को ही ये क्या क्या है सराही जाती, सराहते हैं। जो बच्चे असफल हो जाते हैं उन्हें कोई नहीं देखता। जबकि असफल लोगों की कहानियां ज्यादा प्रेरणादायक होती हैं सफल लोगों की अपेक्षा। ऐसा नहीं है कि जो सफल हो गए उनकी कहानियां नहीं थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो असफल हुए, जो फाइनल में रह गए, उनकी कोई कहानी नहीं थी, या उन्होंने मेहनत नहीं की थी, या उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया था, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन हमारी जो डेस्टिनी होती है वो कुछ और ही हमसे करवाना चाहती है, जो हमें उस वक्त समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ समय बाद जब हम पूरी हिम्मत को जुटा करके फिर से खड़े होते हैं, फिर से मेहनत करते हैं, और फिर जब हमें जीत मिलती है तो हमें समझ आता है कि मेरा उस समय क्यों नहीं हो पाया। और बाद में हमें पता चलता है कि अच्छा हुआ जो मेरा तब नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेरा तब हो जाता तो मैं उससे अच्छी पोस्ट ये नहीं ले पाता, है ना। कई बार बहुत सारे लाखों उदाहरण ऐसे हैं। जो बच्चा कांस्टेबल नहीं बन पाया वो आईपीएस बन गया, जो बच्चा कांस्टेबल नहीं बन पाया वो दरोगा बन गया, जिस बच्चे पे नॉर्मली कोई पेपर नहीं निकला, छोटे से छोटा कांस्टेबल नहीं निकला, वो सीपीओ ऐसा ही सिलेक्टेड हो गया, दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। तो आपको अपने आप को ऐसे छुपा करके नहीं बैठाना है। डिप्रेशन होता है, दुख होता है, सब मुझे पता है भाई, लेकिन
आपको इन सब के बावजूद इन सबको एक साथ हिम्मत को इकट्ठा करके और दोबारा से खड़ा होना होगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हमें कोई बिजनेस करा देगा कि पिताजी कहेंगे ले इस दुकान पे बैठ जा और रोज का 4-5 हज़ार का गल्ला मार। ऐसा नहीं होता है ना। तो प्लीज मेरी आप सभी उन भाइयों से रिक्वेस्ट है, उन बहनों से रिक्वेस्ट है जिनका सिलेक्शन दिल यूपी पुलिस में नहीं हो पाया। एक सेल्फ डाउट इसलिए भी आता है बच्चों को कि सर 60,000 वैकेंसी में नहीं हुआ तो 6,000 में क्या होगा। भाई कई बार ऐसा होता है कि 60,000 में नहीं हुआ और जहां पर 100 वैकेंसी थी वहां पर हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता। जिस दिन सिलेक्शन होना होता है ना, या जिस दिन पेपर होता है, वो दिन सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत तो होती ही होती है, साथ में डिपेंड करता है कि आपका उस दिन दिन था या नहीं था। जैसे कि अभी जो लास्ट ओलंपिक हुआ उसमें आपने देखा होगा कि नीरज चोपड़ा एक अच्छा खासा भाला फेंक लेते थे, जबकि अरशद नदीम ने कभी उतना भाला नहीं फेंका। लेकिन उस दिन नीरज चोपड़ा का दिन नहीं था, अरशद नदीम का दिन था। तो उन्होंने नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा भाला फेंका, बल्कि अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट भाला फेंका और उन्हें गोल्ड मिला। क्यों? क्या नीरज चोपड़ा में गट्स नहीं थे? उनमें पूरे गट्स थे, लेकिन उसके बावजूद दिन अरशद नदीम का था, इसलिए उन्हें उस दिन सफलता मिली। तो कोई ना कोई दिन आपके लिए भी भगवान ने जरूर बनाया होगा, बस इंतजार करना है उस दिन का। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन तक आपको मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कहता, बहुत सारे बच्चे आप में से भी होंगे जो यूपी पुलिस में रह गए और फिर वो बहुत मेहनत करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, दिल्ली पुलिस में मैक्सिमम का सिलेक्शन हो जाएगा, बट फिर भी सबका नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप आगे लगातार, आपको ये नहीं देखना कि मेरा इस पेपर में नहीं हो रहा, उस पेपर में नहीं हो रहा, आपको ये देखना है कि मेरा जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा मुझे तब तक मेहनत करनी है। क्योंकि जो आपने दिन रात काली की है ना, इसका हिसाब सिर्फ तभी होगा जब आप सफल हो जाओगे। इसके अलावा ये दुनिया आपकी कहानी नहीं सुनना चाहती, ये सिर्फ और सिर्फ सफल लोगों की कहानियां सुनना चाहती है। असफल लोगों को कोई बात तक नहीं करना चाहता। लेकिन मैं करूंगा, आप चाहे सिलेक्ट हो जाएं या अनसिलेक्ट हो, आप मेरे लिए वही रहेंगे जो आज हैं। आप सभी को मेरा सल्यूट है जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए, अपने अपने भविष्य के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। सिलेक्शन हो जाना मात्र ही सफलता नहीं होता, सिलेक्शन लेने के लिए जो आपने मेहनत की है और जो आप लगातार कर रहे हो, जो काम आप लोग अभी कर रहे हो, सफलता क्या है भाई? सफलता ये है कि जिस उम्र में आपको जो काम करना चाहिए अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। आप ही की उम्र के बाकी लड़के नशा कर रहे हैं, पत्ता, आप जुआ खेल रहे हैं, आप एटलीस्ट वो तो नहीं कर रहे। आप अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो, तो आप अपने आप में सफल हो। थोड़ा लेट मिल जाएगा, सिर्फ सरकारी नौकरी का टैग होना सफलता नहीं होता। तो लगातार मेहनत करिए, जो हुआ नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, आगे मेहनत करो और हर हाल में अपने सपने को पूरा करो, दिन रात मेहनत करो। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, लेकिन उसके बाद दोबारा से रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा और आप करोगे, मुझे आप पर विश्वास है। ठीक है, शुरू करते हैं अब क्लास को हम अपनी। और मैं आपके लिए कुछ लाइंस लेकर के आया हूं कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर ये जो भी मिला यह भी सही और वह भी सही। सिलेक्शन हो गया तो वो भी सही और नहीं हुआ तो वो भी सही। मैं नहीं रुकूंगा जब तक मुझे सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा, जब तक मेरी मेहनत जो मैंने दिन रात की है उसका फल मुझे नहीं मिल जाएगा, तब तक मुझे नहीं रुकना। वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी, पर मैं हार नहीं मानूंगा। ये बात आपको अपने अंदर बिठा लेनी है और दिन रात आपको मेरे भाई मेहनत करनी है, क्योंकि आपने जो दिन रात काली की है, जो मेहनत की है, उसका फल आपको और मेहनत ही दिला सकती है। हार अगर आप मान लोगे तो उससे आपको कोई भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं क्लास को, है ना। शुरू करते हैं क्लास को और अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आपका किस चीज पे, MS एक्सेल पर। अब होता क्या है कि MS एक्सेल में हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं और लगभग लगभग हम कई सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। कौन सी कई सारी चीजें भैया? तो MS एक्सेल की बाकी व्यू वगैरह को हम सभी को कर चुके हैं और हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे और लगभग लगभग फॉर्मूलाज भी हमने अपने कवर कर लिए हैं। उसके बाद भी कुछ बहुत सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। कैसी होती हैं तो एक बार देखेंगे। एक चीज होती है सेल रेफरेंस, समझेंगे क्या होता है। टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली MS एक्सेल में जो सेल रेफरेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की। बात आती है सर सेल रेफरेंस आखिर है क्या, तो मैं भी आपको प्रॉपर तरह से समझाऊंगा, आप परेशान ना हो। देखेंगे
तो देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में 3 प्रमुख प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। कौन सा? रिलेटिव सेल रेफरेंस। अब बात आती है कि भैया सेल रेफरेंस चीज क्या है ना? चीज क्या है तो आपको समझना होगा कि जैसे मैंने एमएस एक्सेल को ओपन किया मेरे भाई, है ना, मैंने एमएस एक्सेल को यहां पर ओपन किया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब मैं किसी एक सेल में कोई फॉर्मूला लिख दूं, मैं किसी एक सेल में किसी फॉर्मूला को अगर लिख दूं और जिस सेल में फॉर्मूला लिखा है उसे कॉपी करके मैं किसी और सेल में अगर पेस्ट कर दूं, तो जहां पर हमने पेस्ट किया है वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर जाकर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हो जाता है या नहीं हो जाता, बताओ मुझे। ये चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। कैसे? तो देखेंगे एक बार। मैंने सेल B2 में एक फॉर्मूला लिखा इजिकल टू C4 प्लस D6, ठीक है। मैंने सेल B2 में एक फॉर्मूला लिखा इजिकल टू C4 प्लस D6। अब जब अब मैंने जहां पर ये फॉर्मूला लिखा है उस सेल को कॉपी करके मैंने किसी और सेल में पेस्ट करा D4 में, ठीक है। अब इसके फॉर्मूला बार में यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो भाई हमने तो यहां पर कुछ और लिखा था, लेकिन यहां पर आकर के ये चेंज हो गया। तो जो ये एक फॉर्मूला कहीं और लिखा था और वहां से उसे कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे हमने पेस्ट कर दिया और वहां पर जाकर के वो सेल चेंज हो गई अपने आप। इसे हम रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। रिलेटिव यानी कि आप ऐसे समझो, देखो, जैसे ये है C4 और D6 हमने यहां पर लिखा, तो यहां से C4 कितना आगे है? तो आप कहेंगे एक कॉलम और 2 रो आगे है, ठीक है। इसके अलावा D6 कितना आगे है यहां से? तो उसी के अकॉर्डिंग ये इसे चेंज कर देता है अपने आप। ये होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है। तो यह डिफॉल्ट प्रकार का सेल रेफरेंस होता है, यानी कि जब भी आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हो तो अपने आप क्या होगा? आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस होगा। यानी कि आप अगर नॉर्मली इजिकल टू A1 वगैरह करके फॉर्मूला लिखोगे और उसे कहीं कॉपी पेस्ट करोगे तो वो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। बाय डिफॉल्ट यही होता है। कैसे? जब फॉर्मूला को किसी अन्य सेल में कॉपी किया जाता है तो वह अपने आप बदल जाता है। ये मतलब है रिलेटिव सेल रेफरेंस का। जिस हिसाब से वहां पर लिखा गया था उसी हिसाब से यहां पर ले लेगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे उदाहरण क्या है कि अगर मैंने किसी सेल में इजिकल टू A1 प्लस B1 लिखा था और अगर मैं इसे अगली पंक्ति में कॉपी कर दूंगा तो वहां पर A2 प्लस B2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? A2 प्लस B2 बन जाएगा, ठीक है ना? तो बात क्लियर है यहां तक। यानी कि रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या है? तो मैंने इस प्रकार के सवाल आपको आज से पहले कराए हैं कई बार, बताएंगे जल्दी से। आप देखेंगे यहां पर कि इफ अ फॉर्मूला इज इक्वल टू E15 प्लस J18 इज टाइप्ड इन अ सेल C10, देन सेल C10 इज कॉपीड एंड पेस्टेड इनटू सेल E10, व्हाट विल शो इन द फॉर्मूला बार ऑफ सेल E10। यानी कि यदि किसी सेल C10 में एक फॉर्मूला E15 प्लस J18 टाइप किया जाता है और फिर सेल C10 को कॉपी करके सेल E10 में पेस्ट किया जाता है, तो बताओ सेल E10 में के फॉर्मूला बार में हमें क्या दिखाई देगा? बताएंगे। तो ऐसे सवाल मैंने आपको पहले करवाए हैं, एक बार सॉल्व करके बता दो मुझे। देखो, C10 में हमने क्या फॉर्मूला लिखा है? इजगल टू E15 प्लस J18, यही बात है जी, बिल्कुल यही बात है, ठीक है। अब इस C10 को हम कहां कॉपी कर रहे हैं? C10 को हम E10 में कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बन जाएगा? तो देखो C से हो रहा है E, C से क्या हो रहा है? तो हम कहेंगे C से हो रहा है E यानी +2, तो E से हो जाएगा आपका G यानी +2। 10 से हो रहा है 15 यानी +5, 10 से हो जाएगा 15 यानी +5, ठीक है। C से हो रहा है J यानी +7, E से हो जाएगा L यानी +7। 10 से हो रहा है 18 यानी +8, ये भी 10 से 18, तो यहां पर आएगा G15 प्लस L18। क्या आएगा? G15 प्लस L18। आशीष यादव, हेमलता, इन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, G15 प्लस L18, ठीक है।
G15 प्लस L18। ठीक है जी, बात समझ में आई? ये वाला मैं ऐसे पहले करा चुका हूं आपको। अच्छा, तो ये तो हो गया रिलेटिव सेल रेफरेंस कि आपने एक जगह फॉर्मूला लिखा और अगर उस फॉर्मूले को आपने कहीं और पेस्ट कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगला एक सेल रेफरेंस होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। कौन सा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या काम करता है कि ये फिक्स करने का काम करता है उस सेल को। यानी कि अगर आपने किसी में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस लगाया तो फिर अगर आप उसे कहीं कॉपी करोगे या पेस्ट करोगे तो क्या होगा? तो आपका वो चेंज नहीं होगा। कैसे? तो आप देखेंगे कि यह रेफरेंस हमेशा स्थिर रहता है। यानी कि चाहे फॉर्मूला कहीं भी कॉपी कर दो आप, दिस रेफरेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड नो मैटर वेयर आर फॉर्मेट इज कॉपीड। इसे दर्शाने के लिए कॉलम और रो के पहले डॉलर का साइन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम किसी सेल को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बनाना चाहते हैं तो उसके आगे हमें डॉलर लगाना होगा, रो के आगे भी और कॉलम के आगे भी। कैसे? तो देखेंगे हम। टू रिप्रेजेंट दिस डॉलर इज यूज्ड बिफोर द कॉलम एंड रो। उदाहरण क्या है जी? तो इजिकल टू डॉलर ए $1, यानी कि रो के कॉलम के आगे भी, रो के आगे भी, कॉलम के आगे भी, रो के आगे भी। अगर हमने इस फॉर्मूले को कहीं और पेस्ट करा तो ये ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कैसे? देखो, ये सवाल और ये सवाल बिल्कुल सेम है, बस अंतर किस चीज का है कि यहां डॉलर लगा दिया। अब इस सवाल को पढ़ो। अब इस सवाल को एक बार पढ़ेंगे हम यहां पर कि यदि किसी सेल C10 में एक फॉर्मूला ये लिखा जाता है $E15। अब डॉलर लगाए दोनों के आगे, मतलब ये एब्सोल्यूट हो गया। एब्सोल्यूट का मतलब ये फिक्स हो गया वहीं की वहीं। $J18 टाइप किया जाता है, फिर सेल C10 को कॉपी करके E10 में पेस्ट किया जाता है। तो E10 में क्या दिखाई देगा? अब हम आंखें बंद करके कह देंगे कि भैया जो लिखा है ना वही दिखाई देगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, यानी कि इसके इस सेल एड्रेस में क्या हो रहा है, आपका डॉलर लगा हुआ है। और डॉलर क्या कर देता है? उसे फिक्स कर देता है। यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। जैसा $E लिखा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल, है ना? तो समझ में आ गई, ये वैसा का वैसा ही आपका रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी बदलाव हमें नहीं करना। इसके अलावा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को देख लो कि किसी सेल की एब्सोल्यूट एड्रेस लिखने के लिए हम क्या करते हैं? कॉलम व रो से पहले डॉलर का चिन्ह लगा देते हैं। टू राइट द एब्सोल्यूट एड्रेस ऑफ अ कॉलम a sign is placed before the cell row, before the cell row। कैसे? तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब आप सेल रेफरेंस को विशिष्ट सेल पर फिक्स करना चाहते हैं, वो वहीं पर रहे। जिसमें कि A1 को अगर फिक्स करना है तो $A$1 लिखना होगा, B10 को एब्सोल्यूट बनाना है तो $B$10 लिखना होगा। बात क्लियर हो गई? एक बार मुझे सभी दोस्त बता देंगे कि जो भी बातें मैंने आपको बताई इतनी बात आपको समझ में आ गई। हालांकि मैंने आज कुछ नया नहीं बताया, ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट एक बार प्रॉपर तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो बात समझ में आ गई? बिल्कुल, बताएंगे एक बार जल्दी से मुझे सभी दोस्त। फर्स्ट वाला समझ नहीं आया, फर्स्ट वाले को आपको पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, मैंने उनमें बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब इसके बाद एक अगला नाम है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब मिक्स्ड सेल रेफरेंस का मतलब क्या है? तो कुछ बदलने वाला हो और कुछ ना बदलने वाला हो। कैसे? तो देखेंगे कि इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। इसमें या तो कॉलम या रो को स्थिर रखा जाता है। कैसे? जैसे देखो, $A, यानी कि यहां पर हमारा कॉलम फिक्स हो गया, रो बदली जाएगी। और यहां पर $1 के आगे आ रहा है, यानी कि कॉलम फिक्स हो, कॉलम बदला जाएगा और रो हमारी फिक्स हो गई। तो ये क्या है? रो स्थिर है और कॉलम बदलेगा, और इसमें कॉलम स्थिर है और रो बदलेगी। यानी कि जिसके आगे डॉलर लगा है वो फिक्स हो जाएगा और जिसके आगे डॉलर नहीं लगा वो बदलेगा। ठीक है, बिल्कुल रीजनिंग जैसा ही है यहां पर। अगर मैं इसका भी एक उदाहरण दूं आपको तो इसे देख लो जी। सवाल वही है जो मैंने पहले वाला दिया था।
नंबर भी वही है लेकिन अब चेंज होंगे। क्या चेंज होगा और क्यों होगा देखो। यदि सेल C10 में एक फॉर्मूला लिखा जाता है, क्या देखो, यदि सेल में एक फॉर्मूला लिखा जाता है इजिकल टू ई $15 प्लस $J18, और इस फॉर्मूले को कॉपी करके C10 को कॉपी करके E10 में पेस्ट किया जाता है, तो E10 में क्या दिखाई देगा। तो आप खुद से देखेंगे कि भाई मेरे होता क्या है कि अगर डॉलर नहीं लगा होता तो हम इसे चेक करते। अब देखो, ई के आगे डॉलर नहीं लगा यानी कि सी से बढ़कर ई हो गया, और डॉलर नहीं लगा तो ये चेंज होगा, तो ई से बढ़ाकर जी बना देंगे जी। लेकिन 10 के यहां क्या है 15, यहां क्या है 15, तो ये 15 का 15 ही रहेगा, ये 15 का 15 ही रहेगा डॉलर के साइन के साथ, ठीक है, प्लस। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पे सी था, यहां पे जे हो गया है ना, लेकिन डॉलर लगा है तो यहां ई से एल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि डॉलर लगा है तो ये फिक्स है डॉलर जे। अब यहां पर 10 से 18 हो गया, तो हम यहां से भी 10 से 18 करेंगे, क्योंकि 18 के आगे क्या नहीं लगा, डॉलर नहीं लगा। तो ये हो गया हमारा मिक्स सेल रेफरेंस। कौन सा हो गया, बिल्कुल अमित का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, लोकेश का आंसर सही है, आशीष का आंसर सही है, वेरी गुड, यानी कि खुशी का आंसर सही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों को तीनों ही सेल रेफरेंस समझ में आ गए। एक है सीधा सीधा, जिसमें आपने नॉर्मली लिखा, कोई डॉलर नहीं लगाया, उसे कॉपी करके कहीं और पेस्ट करा तो वो चेंज हो जाएगा। एक है एब्सोल्यूट, जिसमें आपने रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर लगा दिए तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और एक है मिक्स, जिसमें या तो कॉलम या रो कुछ ना कुछ एक फिक्स है और एक फिक्स नहीं है। बात समझ में आ गई, बताएंगे एक बार जल्दी से। अगर बात समझ में आ चुकी है तो मुझे बताएंगे, और अगर थोड़ी सी 19 भी आई है तो चिंता मत करो, अभी आपके हमारे पास लगभग लगभग 8 महीने बाकी हैं। जब ये क्लासेस आपकी खत्म हो जाएंगे, सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद हम आपको YouTube पर प्रैक्टिस कराएंगे, और इस प्रकार की रोज इस प्रकार के सवाल मैं आपको कराया करूंगा, और हर प्रकार के कठिन से कठिन सवाल को करा के मैं इन चीजों को एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बताएंगे एक बार जल्दी से, यहां तक बातें सही हैं, आप सभी को क्लियर हो गई। अब देखो इसी प्रकार से कुछ सवाल बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल सरल है ना, अगर आप इसे कठिन ना माने तो ये बिल्कुल सरल है, सच में ये सरल है। लेकिन अभी आप यहां पर देखेंगे कि यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के, और इन क्वेश्चन को हर बच्चा नहीं कर सकता, इन्हें वही बच्चा करेगा जो ध्यान से पढ़ेगा। तो देखेंगे, बिल्कुल, एक भाई कह रहे हैं सर एल होगा, भाई मेरे प्रभु दोस्त देवता, यहां पर क्या है भाई कि देखो यहां जे के आगे डॉलर लगा है, और जहां डॉलर लगा होता है उसे बदला नहीं जाता, उसे बदला नहीं जाता, उसे वैसा का वैसा रखा जाएगा। अब ये 10 से 18 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां 10 से 18 हुआ था, ठीक है, यहां पे क्या हुआ था 10 से 18 हुआ था। अगर मैं यहां पर मान लो E10 की बजाय, अगर मैं यहां पर E10 की बजाय E9 लिख दूं तो यहां पर E17 हो जाता, ठीक है। तो यहां पर एल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डॉलर लगा है, ठीक है भैया, चलो, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे। अब देखो ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ो, कहना क्या चाह रहा है। अभी तक तो हम बस कॉपी पेस्ट वाली बातचीत बता रहे थे, लेकिन अब आप देखेंगे यहां पर हम देखेंगे डॉलर भी आएगा वहां पर पेस्ट होकर के, अगर लगाया है तो आएगा। देखो MS एक्सेल सीट में सेल A1 में आपने 5 लिख दिया, A2 में आपने 6 लिख दिया, और A3 में एक फॉर्मूला लगा दिया इजकल टू A1 प्लस A2, ठीक है। और फिर इस A1 को कॉपी करके आपने क्या किया, सेल B3 में ड्रैगिंग से कॉपी किया, और फिर सेल B3 में प्रदर्शित परिणाम आउटपुट इसमें कौन सा होगा, ये आपसे पूछा है। अब ये सवाल देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा आपको कि इन MS एक्सेल शीट द फॉर्मूला इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इन सेल A1 5 इज इन A2 एंड 6 इन सेल A3 इज कॉपीड टू सेल B3 बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग द फॉर्मूला, द रिजल्टिंग आउटपुट डिस्प्लेड इन सेल B3 विल बी। देखो कहना क्या चाह रहा है, देखो मैं यहाँ पर एक ऐसे सेल रो और वो बना ले रहा हूँ, ठीक है, टेबल MS एक्सेल की कुछ यूं, ठीक है। माना मैंने ये A कॉलम है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है।
अब हमने देखा कि सेल A1 में 5 लिखा है, सेल A2 में 6 लिखा है, यही बात है। और सेल A3 में हमने फॉर्मूला लगाया इजगल टू A1 प्लस A2। तो जब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या रहे आएगा, इसका रिजल्ट क्या रहे आएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है मेरे भाई, सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है वो समझना। अब क्या हुआ कि यहां पर जो ये फॉर्मूला लगाया था ना, इस फॉर्मूले को कॉपी करके और कहां पर B3 में पेस्ट कर दिया गया, B3 यहां पर पेस्ट कर दिया गया। तो अब बताओ कि B3 में हमें क्या दिखाई देगा, B3 में क्या दिखाई देगा। प्लीज सर बताने की कृपा करें कि क्या घर पर भी पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है। मैं आपसे कहूंगा कि घर पर ही पढ़कर सिलेक्शन हो सकता है। अब इसमें वो बच्चे निराश ना हो जो बच्चे लाइब्रेरी से तैयारी करते हैं। मैं इस चीज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं कह रहा कि लाइब्रेरी से सिलेक्शन नहीं होते, लेकिन ये अवधारणा बिल्कुल गलत है कि जो बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं सिर्फ वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। बहुत सारे पढ़ते हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, बट बहुत सारे बच्चे जो लाइब्रेरी जाते हैं वो नहीं पढ़ते। वो वीडियो गेम देखते हैं, वो मूवी देखते हैं, वो अगल बगल वालियों के चक्कर में जाते हैं, ठीक है, या वालों के चक्कर में जाते हैं। वो बहुत से बच्चे चाय पीने उनका पूरा दिन ऊपर नीचे आने जाने में लग रहा है, वो पढ़ ही नहीं रहे। घर पे रहकर भी सिलेक्शन लिया जाता है। तो अगर आप नहीं जा पा रहे लाइब्रेरी तो निराश ना हो भाई, सिलेक्शन घर पे रह के। अब हमें क्या लगता है हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। भाई जिसके पास लैपटॉप है उसकी भी नहीं हो रही। तो आपको अपने संसाधनों पर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि मैं लाइब्रेरी नहीं जा पा रहा इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मैं घर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। नहीं भाई, आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो। आप देखोगे कि अगर 100% बच्चे हैं तो 60% बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, 40% बच्चे ही लाइब्रेरी जा रहे हैं। और लाइब्रेरी जाने वाले सारे सिलेक्ट हो रहे हैं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को आप बिल्कुल ही परेशान मत हो, है ना। अब क्या होता है देखो, अब यहां पे नंबर दे दिया। नॉर्मली ये सवाल क्या है, नॉर्मली ये सवाल है कि सेल A3 में एक फॉर्मूला लिखा गया है इजगल टू A1 प्लस B2 और इस सॉरी A2, और इस फॉर्मूले को कॉपी करके सेल B3 में पेस्ट कर दिया गया। तो बताओ ये फॉर्मूला यहां पर क्या बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला यहां पर क्या बन जाता बताएंगे आप। तो आप कहेंगे A से A रहा, B का B रहेगा, 3 से 1 हो गया, यहाँ भी 3 से 1 हो जाएगा, यहाँ पे A का A रहा, यहाँ B का B रहेगा, यहाँ 3 से 2 हो गया, ये भी 3 से 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हमें ये नहीं देता, अगर हमें ये नहीं देता तो क्या होगा आपका। तो भाई ये ऐसे वाला सवाल होता तो इक्वल टू B1 B2। अब अगर इस यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट किया गया है, मतलब इस वाली सेल में ये फॉर्मूला लगाया गया है, और जब सेल खाली होती है तो उसे शून्य माना जाता है। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो 0 है। वो क्या है, वो 0 है। बात समझ में आ गई, ठीक है, बिल्कुल, है ना। देखो जिन बच्चों के घर पे एक ही कमरा है मान लो, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत है, या उनके अगल बगल में कुछ बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, सब्जी वाले बेचने वाले मेरठ वाले बच्चे अगर जुड़े होंगे तो नॉन खटाई खानी है की आवाज आती रहती है उनके पास पूरे दिन, है कि मुझे तो नॉन खटाई खानी है। अगर ऐसा डिस्टरबेंस है तो आप लाइब्रेरी जाएं, अन्यथा अगर नहीं है ऐसी कोई समस्या तो घर से रह करके भी बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। बहुत सारी बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, लाइब्रेरी नहीं जा सकती, बहुत सारे और लड़कियां हैं जिन्हें बहुत दूर लाइब्रेरी है, घर से पढ़ो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई, 0 आंसर होगा। 11 क्यों आया, क्योंकि इस सेल में फॉर्मूला लगाता है ये A1 प्लस A2, A1 A2 को जोड़कर 11 आ गया, इसे कॉपी करके यहां पेस्ट करा। अच्छा अगर इन सेलों में, अगर इन सेलों में कोई नंबर लिखा होता, जैसे हमें ऊपर नंबर बताया गया ना, इनमें ये लिखा है इनमें ये लिखा है, अगर ऐसे ही इनमें कोई नंबर लिखा होता फिर इसे कॉपी करके अगर हम यहां पेस्ट कर रहे होते तो इसका आंसर कितना आ जाता, 23 आ जाता। तो इन दोनों को जोड़ना है कुल मिलाकर के। बात समझ में आ गई, बताएंगे जल्दी से। समझ नहीं आया दोबारा बता दो, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ऊपर दिखाना, ऊपर ऊपर दिखाओ, हाँ, है ना। जैसे कबाड़े वाले आ जाते हैं, लोहा लंगड़ कबाड़ा बेच लो ऐसे करके, बस, ठीक है, नीचे कर दो। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 11 12 क्या हो गए, 23 हो गई। तो ये होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। यहां पर हमने किस चीज का यूज किया, यहां पर हमने रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज किया, ठीक है। चलो अब अगला सवाल कुछ इसी प्रकार का है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, तो हम देखेंगे
कि मान लें कि आप सेल A10 में 12 और B10 में 7 इनपुट करते हैं। क्या करते हैं? मान लें कि आप सेल A10 में 12 और B10 में 7 इनपुट करते हैं, तो क्या मैं इसे बना दूं? देखो, अब आप कहेंगे सर क्या हमें एमएस एक्सेल में ये चीजें बनानी पड़ेंगी? तो भाई बनानी तो नहीं पड़ेंगी, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। देखो, छः, 7, 8, 10, 11। देखो, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये है ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम, एफ कॉलम, जे कॉलम, एच कॉलम और आई। ठीक है, ये रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे। आपसे यहाँ पर सवाल कह रहा है कि सेल A10 में 12 और B10 में 7। A10 कहाँ है? A10 में 12 और सेल B10 में 7। B10 में 7 इनपुट किया जाता है। ठीक है जी, चलो। इसके बाद सेल C10 में एक फॉर्मूला लगाया जाता है इजगल टू A10 माइनस B10। यानी कि ये वाली जो सेल है ना, ये वाली, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया जा रहा है। कौन सा? इजगल टू A10 माइनस C10। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बता दो मुझे। अगर मैं इस वाली सेल में ये फॉर्मूला लिख दूं A10 माइनस C10, तो A10 में से C10 घटाओगे कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो क्या इस वाली सेल में हमें 5 दिखाई देने लग जाएगा फॉर्मूला लगाते ही? 5 दिखाई देने लग जाएगा फॉर्मूला लगाते ही। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी सवाल चल रहा है आपका। आप देखेंगे इसके बाद दर्ज करते हैं उसमें। अब क्या है देखो, जब आपने ये दर्ज करा तो उस सेल में 5 प्रदर्शित होगा। यही तो 5 ही तो प्रदर्शित हुआ, बिल्कुल। अब यदि हम इस सेल C10 में कंट्रोल C बटन दबाएं और सेल D10 में कंट्रोल V बटन दबाएं, यानी कि यहां पर इस वाली सेल में अगर हम D10 में इसे कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दें, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आएगा यहां पर। अब बताओ क्या रिजल्ट आएगा, है ना। अब हम क्या देखेंगे, देखो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था A1, सॉरी A10 B10। अब क्योंकि इस फॉर्मूले को कॉपी करके आप यहां ले जा रहे हो, तो एक एक बढ़ेगा। यानी कि यहां पर ये फॉर्मूला देखो, जो फॉर्मूला यहां पे क्या था, देखो यहां पे मैं पहले लिख दूं इजगल टू A10 - B10, A10 - B10। और जब आप इसे आगे की तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा B10 माइनस इजगल टू B10 माइनस C10। और अब आंसर क्या आएगा? तो जब हम B10 में वैल्यू क्या है 7, C10 में वैल्यू क्या है आपकी 5, यानी कि जब ये घटेगा तो आंसर आएगा 2। क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। सौरभ पाल ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब यहां पर आंसर क्या आएगा? 2। क्यों आया? क्योंकि जब इस वाली सेल पे हम थे तो हमने इधर के 2 लिए, ठीक है, बिल्कुल बगल वाले 2 लिए, बगल वाले जहां पे बैठा है उसके ठीक बगल वाले 2। अब यहां पर वो फॉर्मूला है तो इसके बगल वाले 2 ले लिए, तो 7 में से 5 के 2 बचे। तो ये इसका उत्तर है। बात आई समझ में? मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके आपको समझ में आ जाए। बहुत स्लो स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर किसी को थोड़ा 19 भी आया है समझ में, एक बार दोबारा देख लेना। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं अगर एग्जामिनर अब लेवल को अप करेगा तो। कायदे में 10 नंबर लायक आप हो चुके हो तैयार, लेकिन अगर एग्जामिनर लेवल बढ़ाएगा तो वो फिर ये देगा। और ये चीजें थोड़ी सी कठिन जरूर हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, अन्यथा आप देखोगे आपको मिलेंगी नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा मूड कोई नहीं मारना चाहता है ना। लेकिन मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, आप सभी को तैयार करना चाहता हूँ 110% तरीके से, कि कैसे भी सिलेक्शन चूक ना जाए। आगे बढ़ते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसके उस टाइम पे उसके समय में नहीं लिखी है जो, अब तो शायद उसे ना मिल पाए, लेकिन मिलती जरूर है। मेहनत का फल मीठा होता है, सफल का फल आपका क्या है? धैर्य का फल भी मीठा होता है। मतलब कुल मिलाकर के आपको पेशेंस रखना होगा, तब तक मेहनत करनी है जब तक जॉब ना मिल जाए। ठीक है, चलो।
ये नोट में लिखने हैं, लिखना चाहो लिख लेना, ठीक है जी। वेरी गुड, आगे बढ़े। अब देखो कुछ वैसे ही फॉर्मूले हैं। यदि सेल R2 में एक फॉर्मूला लिखा जाता है इक्वल टू T6 प्लस V20 लिखकर सेल R2 को कॉपी करके X10 में पेस्ट करते हैं तो वहां पर क्या शो होगा? तो देखो R से क्या हो रहा है, T हो रहा है, R से क्या हो रहा है, T हो रहा है, यानी कि यहां पर हमारा हो गया प्लस के 2, तो X से प्लस के 2 क्या होंगे, Z हो जाएगा। 2 से 6 हो रहा है यानी +4, तो 10 से +4 करेंगे 14 हो जाएगा, प्लस R से V हो रहा है यानी +4, तो X से प्लस V करो, X में +4 करोगे तो क्या आएगा, A भी आएगा। और अब 2 से हो रहा है आपका 10, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा +8 यानी कि 18, तो यहां पर हमारा Z14 प्लस AB 18 आएगा, ठीक है, बिल्कुल। Z14 प्लस AB 18, ए नहीं, B 18 नहीं, AB 18, क्योंकि Z के बाद AA आ जाता है, AA आ जाता है, उसके बाद AB आ जाएगा, AC आ जाएगा, ऐसे चलती है लाइन, ठीक है। अब यही फॉर्मूला इसी प्रकार का है सेल B10 में, फॉर्मूला लिखा जाता है $E $10 $H $12 लिखकर सेल B10 को G20 में पेस्ट करते हैं, तो बताओ फॉर्मूला बार में क्या दिखाई देगा? और इसका उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए, इसका जो आंसर है वो मुझे आप लोगों से चाहिए, बताएं क्या होगा आंसर। ए बी क्यों आया भाई, ए बी इसलिए आया कि ये एक्सेल है, देखो जेड 26 तक ही तो जेड होता है भाई, 26 तक जेड होता है, जेड के बाद ए आता है, यानी कि 27 नंबर, 28 पे ए बी, ए सी, ए डी, जब ए जेड तक पहुंच जाओगे फिर बी ए हो जाएगा, फिर बी ए हो जाएगा, बी बी, इस तरीके से लाइन चलती है, ठीक है। चलो, तो अब मुझे इसका आंसर बता दो, लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा? सेम होगा, बिल्कुल। अब सभी के सभी दोस्त कह रहे हैं कि सेम होगा। मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आया भी तो इतना कठिन नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको तैयार करके चल रहा हूं हर तरीके के लिए, ठीक है जी। चलो, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये सभी बातें आपको बखूबी समझ में आ गई ना? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमएस एक्सेल में स्टेटस बार होता ही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस स्टेटस बार में क्या है कि स्टेटस बार के राइट साइड में व्यू है ना, जैसे मान लो ये स्टेटस बार है ना, यहाँ पे, तो इस स्टेटस बार के राइट साइड में हमें जूम स्लाइडर तो मिलता ही मिलता है, कुछ व्यू भी देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो भी सेल आपने सिलेक्ट करी हैं उनका सम यानी कि टोटल, उनका एवरेज और उनका काउंटा वाला फॉर्मूला का रिजल्ट भी हमें यहीं देखने के लिए मिल जाता है, यहीं देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। कैसे? तो देखो ऐसे देखना, ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखने की कोशिश करना, देखेंगे। देखो, जैसे मैंने यहां पर लिखा 98675642 ठीक है, तीन चीजें मैंने यहां पर लिखी। अब जब मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करा तो आप यहां पर देख पाएंगे कि जो स्टेटस बार है ना, स्टेटस बार, इसी स्टेटस बार में नीचे की तरफ यहां पे देखो, दिख रहा है, सीन टू लगाना भैया, देखो ये स्टेटस बार है, इस स्टेटस बार के राइट साइड में ये जूम स्लाइडर दे दिया हमें, सीन टू, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या दे दिया, हमें यहाँ पर जूम स्लाइडर दे दिया, जूम स्लाइडर के अंदर हमें व्यू के ऑप्शन दे दिए व्यू बदलने के लिए, और इसके बगल में आप यहाँ पर देखोगे एवरेज, काउंट और सम, एवरेज, काउंट और सम, यानी कि टोटल जो भी आपने तीन सिलेक्ट करे हैं उसका एवरेज कितना है, सम कितना है 4320, एवरेज कितना 1440, कितने हैं टोटल, तीन है, कितने लेटर हैं टोटल, तीन है यहाँ पर, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गई, यस और नो करके बताएंगे, ठीक है जी, है ना। इसके अलावा अब आप कहेंगे सर काउंट में तो यहाँ पे तीन आ रहा था, आपने काउंटा लिखाया है, तो देखो अब मैंने यहाँ पर एक लिखा हुआ भी सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे काउंट में चार आ गया, है ना, लेकिन सम उतने का ही होगा, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ लिख दी है क्या, कि स्टेटस बार वर्कशीट विंडो के निचले
स्टेटस बार वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का एक नाम है जो एमएस एक्सेल में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है, जैसे कि सम, जैसे कि जो आपने सिलेक्ट करा हुआ है उसका एवरेज, और काउंटा मतलब आपने कितने सिलेक्ट करे हैं वो चीज़ें हमें यहाँ पर देता है। तो एक बार मुझे बता देंगे कि यहाँ तक की सभी बातें आपको क्लियर हो गई हैं सर, है ना? एक बार आप सभी दोस्त मुझे कंफर्म कर दें कि जो भी चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाई हैं वो सभी बातें आपको आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, यस और नो करके बताएंगे जल्दी, है ना? मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेज का। बिल्कुल। देखो, थोड़ी मेहनत तो लगती है आप लोगों को चीज़ों को समझाने में, लेकिन आपको कम समझ में आए या ज़्यादा मेहनत में समझाना पड़े इस वजह से मैं पढ़ाऊँ ही ना, तो ये तो गलत होगा ना। तो भले ही 19 समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो 19 का 40 मैं कर दूंगा, लेकिन जितना आ रहा है उतना जरूर समझ लो, है ना? उतना जरूर समझ लो, और जब एक दो बार दोबारा देखोगे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इतनी कठिन चीजें नहीं है, है ना? चलो, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज, क्योंकि शॉर्टकट की सीधी सीधी फ्री फोकट का नंबर होता है, अगर आती है तो आंसर, नहीं आती तो भैया गया, है ना? तो हमें शॉर्टकट कीज याद कैसे होंगी? दुनिया भर की शॉर्टकट की हुई जा रही हैं, आखिर भैया जी हमें याद कैसे हो? तो देखो, शॉर्टकट की को याद करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप बार बार पढ़ो। दूसरा तरीका होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करो। जब आप बहुत सारा पढ़ लेते हो तो आप ऑप्शन को आपको पता चल जाता है, पहचान लेते हो कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और जब ये नहीं है तो फिर ये हो जाए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में बात करने वाला हूँ जो एम एस एक्सेल स्पेशल है ना? एम एस एक्सेल स्पेशल है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सेल से, और बहुत सारी ऐसी होंगी जो आपको पहले से आती हैं। ठीक है, तो देखो एरो की क्या काम करती है, यानी कि आपके कीबोर्ड में जो एरो बटन होते हैं, अप डाउन लेफ्ट और राइट, ये क्या काम करते हैं? मूव वन सेल एट अ टाइम। मैं अब सबके सब प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। मूव वन सेल एट अ टाइम, यानी कि अगर आपने नीचे वाला एरो दबा दिया तो आप जिस पर थे उससे नीचे वाली पे पहुंच जाओगे, राइट दबा दिया तो राइट वाली पे, इधर दबा दिया इधर, ऊपर दबा दिया ऊपर आ जाओगे। ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद डिलीट क्या है जी? तो रिमूव सिलेक्टेड सेल कंटेंट, यानी कि आपने किसी सेल को सिलेक्ट किया और आपने डिलीट बटन दबा दिया, तो उस सेल में जो भी लिखा हुआ है वो सबका सब क्या होगा? वो सबका सब आपका डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब कोई ये मत कहना कि सर इसे भी हिंदी में लिखो, क्योंकि रिमूव सिलेक्टेड सेल कंटेंट का मतलब होता है जो सेल आपने सिलेक्ट की है उसके डेटा को रिमूव करने के लिए। तो इतनी बात तो आप जानते हो। ठीक है, एंटर क्या है? कंप्लीट अ सेल एंट्री एंड सिलेक्ट द एबव सेल बिलो, मतलब कि जो भी आप कुछ लिख रहे हो, लिखते लिखते अगर आपने एंटर बटन दबा दिया तो जो लिख रहे हो वो लिखा हुआ हो जाएगा वहीं की वहीं, और आप ठीक नीचे तरीके पे आ जाओगे, है ना? कहाँ आ जाओगे आप? ठीक नीचे वाले पर नीचे वाली सेल पर आ जाओगे, एक्सेप्ट एंड अप्लाई। ऑल्ट एंटर क्या काम करता है तो मैं बता चुका हूं, व्रैप टेक्स्ट, स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑफ टेक्स्ट और ऐड स्पेसिंग, यानी कि ये आपका एक लाइन के नीचे ही और चीज लिखने के लिए हमारा व्रैप टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। ऑल्ट एंटर इसकी शॉर्टकट की होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी की इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। अच्छा, टैब बटन क्या काम करता है? तो अगर जो काम राइट एरो कर रहा है ना इधर जाने वाला, वही काम, मान लो दो सेलों के बीच में हो आप, इस वाली सेल से इस पे जाना है तो आप टैब बटन दबा सकते हो। कौन सा? टैब बटन। ऐसे ही हमारा होता है शिफ्ट टैब, तो नॉर्मली तो आप ये वाला एरो भी दबा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इधर जाना है तो आप शिफ्ट टैब बटन भी दबा सकते हैं। कौन सा? शिफ्ट टैब बटन। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि मूव वन सेल टू द राइट, मूव वन सेल टू द राइट, है ना? और यहां पर क्या है? शिफ्ट टैब, तो मूव वन सेल टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्लियर है यहां तक की बात? एक बार मुझे बताएंगे, आपने सेम क्यों रखा? पिछले वाले में बदल दिया था डॉलर वाले में, और गुस्से वाला चेहरा, तो गुस्से वाले चेहरे लगाने से क्या रिप्लाई तुम्हें जल्दी मिल जाएगा है? देखेंगे हम यहाँ पर। देखो, यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया क्योंकि डॉलर पूरे में लगा है, और वहां पर हमने चेंज किया था क्योंकि डॉलर पूरे में नहीं था। जिसके आगे डॉलर लगा उसे चेंज नहीं करेंगे, बाकियों को करेंगे। इतनी सी बात समझने में कितनी देर लग रही है बताओ?
अच्छा, एंटर बटन क्या काम करता है? वर्तमान सेल से नीचे वाली सेल में जाने के लिए हम एंटर बटन का प्रयोग करते हैं, और जिस सेल पर आप हो उससे ऊपर वाली सेल पर जाने के लिए, है ना। तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट एंटर का प्रयोग करेंगे वर्तमान सेल से ऊपर वाली सेल में जाने के लिए। टू मूव टू अ सेल, मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? क्लास बार बार कट रही है, थोड़ी सी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तो एक बार मुझे बता दो। हो सकता है कि आपके पास मेरी क्लास बैक हो रही हो, दिक्कत चल रही हो क्लास में। बताएंगे जल्दी। भैया एक बार बताएंगे, मेरी वॉइस और वीडियो आ रही है अब? हाँ, क्लास अटक रही थी लेकिन अब ठीक है, बताएं जल्दी से, है ना। अब हमारे इंजीनियर साहब ने इसे ठीक कर दिया है, जल्दी से बताएंगे। चलो, अब सही है, जल्दी बता दो एक बार फुर्ती में। अब नहीं होगी बैक, ठीक है। बताओ जल्दी से, पहले कंफर्म करो मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो अभी तक मैंने कौन कौन सी शॉर्टकट की बताई? एरो ऊपर नीचे इधर उधर जाने के लिए, डिलीट जो सिलेक्ट करा है उसे डिलीट करने के लिए एंटर बटन से नीचे आ जाओगे, और ऑल्ट एंटर से उसी के अंदर एक के नीचे एक लाइन लिखने के लिए, टैब से राइट साइड जाने के लिए, शिफ्ट टैब से लेफ्ट साइड जाने के लिए। यही काम आप एरो से भी कर सकते हो। इसके अलावा एंटर बटन जिस पर हो उससे नीचे जाने के लिए, शिफ्ट एंटर बटन जिस पर हो उससे ऊपर जाने के लिए, ठीक है। चलो, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। आज तारीख है आपकी कौन सी? आज तारीख है आपकी 18 मार्च 2025, और इस वीडियो को निकाल के अलग रख लेना। जिस दिन आपका पेपर होगा 2025 में या 26 में, दिल्ली पुलिस वाला, उसमें ये दोनों शॉर्टकट कीज अलग अलग शिफ्टों में आपसे पूछी ही पूछी जाएंगी। इन्हें पूछने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन खुशनसीब है कि ये किसके हिस्से में आती हैं, है ना। वो किसके हिस्से में आती हैं। तो कंट्रोल स्पेस बार शॉर्टकट की किस लिए होती है? कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। कैसे? तो देखो ऐसे, ये आपका एक कॉलम है, ये वाला पूरा सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? या तो मैं यहां पर इस सी पे क्लिक कर दूं ऊपर, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया नीचे तक। या फिर हम क्या करें कि हम जिस पर मौजूद है ना कंट्रोल स्पेस बार, तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉलम एक ही बार में सिलेक्ट हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर रो सिलेक्ट करनी है 20 नंबर की, तो या तो इस 20 नंबर पे क्लिक कर दूं, या फिर अपना हम शिफ्ट स्पेस बार बटन दबा दें। कौन सा? शिफ्ट के साथ स्पेस बार बटन दबा दें, ठीक है। तो एक बार में पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है, और ये दोनों की दोनों ही शॉर्टकट की काफ़ी ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंट है। कैसी हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार फॉर सिलेक्ट आ कंप्लीट रो, एक बार में पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट करने के लिए। चलो सर, हिंदी में लिखो भाई, इससे ज़्यादा हिंदी में क्या ही लिखवाओगे, है ना। गुड मॉर्निंग को सुप्रभात लिख के भेजा है तुमने? कभी नहीं लिखा ना, है ना। तो बताएंगे जल्दी से एक बार, बताएंगे जल्दी से एक बार। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे। एक भाई कह रहे सर पूरा पेपर ही बता दीजिए। भाई बता तो रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इस पूरे को पढ़ लो, तुम्हारा पेपर आ जाएगा, क्या ही दिक्कत है ना। अपने ही सब्जेक्ट की तो गारंटी ले सकता हूँ मैं। इस सबको पढ़ करके जाओ और आ जाएंगे तुम्हारे 10 में से 10, जाओ, ठीक है।
अब तुमने अंतर्यामी बाबा जी कह के मुझसे ये तो पता कर लिया कि कैसे आएगा पेपर। अब इसकी भेंट भेंट का क्या सिस्टम है, ये मुझसे बात कर लो आगे। चलो, समझ में आता है पर भूल जाता हूँ भाई, रिवीजन की कमी है, रिवीजन करोगे तभी समझ में आए, तभी याद बना रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एस्केप बटन क्या काम करता है, तो किसी डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, डायलॉग बॉक्स जैसे कि मान लो मैंने ये अलाइनमेंट ये खोला, ये डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। अब एस्केप बटन दबा दोगे तो ये बंद हो जाएगा, एस्केप बटन दबा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+1, तो ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, यानी कि एक्सेल में एक फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स होता है, Ctrl+F1 बटन दबाने से ये, Ctrl+1 बटन दबाने से ये खुल जाता है। कैसे? Ctrl+1 बटन दबाने से ये आपका खुल जाता है। देखो, ये फॉर्मेट सेल है ना, और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग आपके ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन है कैसे खुलेगा, Ctrl+1 इसकी शॉर्टकट की होती है, किसकी? Ctrl+1 इसकी शॉर्टकट की, ठीक है। बताएंगे जल्दी से, क्लियर है यहाँ तक? एक बार मुझे बताएंगे जल्दी से। चलो, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इससे आगे की जो शॉर्टकट कीज हैं उन्हें फिर कल की क्लास में समझना नहीं, आज आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आज जो आपने शुरुआत की चीज़ें जो पढ़ी हैं कॉपी पेस्ट करने वाली, वो कठिन नहीं है, बस थोड़ी कंफ्यूजिंग आपको लग सकती हैं, तो कोई बात नहीं। आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, बाकी शॉर्टकट की मैं एमएस एक्सेल की पढ़ा रहा हूँ, बाद में जब मैं आपको और भी इंटरनेट वगैरह पढ़ा दूंगा, वेब ब्राउजर पढ़ा दूंगा, उसकी शॉर्टकट की पढ़ाऊंगा, फिर एक क्लास में सिर्फ शॉर्टकट की लेकर के आऊंगा, और उस क्लास से 2 नंबर आपके पक्के होंगे। यानी कि जितनी भी शॉर्टकट की एमएस वर्ड की हैं, जितनी भी शॉर्टकट की एमएस एक्सेल की, जितनी भी शॉर्टकट की इंटरनेट गूगल क्रोम की हैं, वो सभी शॉर्टकट की मैं उस एक क्लास में करा रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन एमएस एक्सेल के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।